हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नए टॉपिक की। और टॉपिक है हमारे पास कि एक समान आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है कि एक समान आवेशित वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास कोई आवेशित वलय है और उसकी अक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो किस तरह से करनी है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार पूछा भी गया है। तो अब इस पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, हमारे पास कोई r त्रिज्या की कोई वलय है जिसकी कैपिटल त्रिज्या r है और इसको एकांक धनावेश से एक समान रूप से क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। एकांक धनावेश से इसको एक समान रूप से क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। ठीक है, इसके केंद्र O से x दूरी पर, इसके केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, अब इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो बल है आप ये जानते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है या छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर के बनी हुई है। तो हमने क्या किया कि ऊपर नीचे समान ऊंचाई पर दो अल्पांश AB और CD लिए जिनके क्षेत्रफल dA1 और dA2 है। ठीक है, और इन पर जो आवेश है वो कितना है, dQ। दूसरी बात कि इस बिंदु P की इन आवेशों अल्पांशों से दूरी कैसी है बेटा, समान है। इन अल्पांशों से इस बिंदु P की दूरी कैसी है, समान है। ठीक है, तो इन अल्पांशों के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो परिमाण में तो समान है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो एक ही डायरेक्शन इधर जा रही है और एक ही डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब परिमाण समान हो और डायरेक्शन अलग हो तो उस मान के हम लोग क्या कर लेते हैं, घटक करते हैं। क्या करते हैं, घटक, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक, तो देखो बेटा यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये वाले DE sin थीटा और DE2 sin थीटा, ये परिमाण में समान है लेकिन दिशा में कैसे हैं, विपरीत। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर लेते हैं। लेकिन जो क्षैतिज घटक होते हैं वो परिमाण और दिशा में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए बेटा, ये चीज मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ देख लीजिए। माना एक समान आवेशित r त्रिज्या की एक वलय है जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। हमें वलय के केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम वलय को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। या हमने दो अल्पांश AB और CD, देखो AB और CD ऊपर नीचे लिए जिन पर dq आवेश है। इन अल्पांशों की बिंदु P से दूरी समान है, इसलिए इनके कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान समान लेकिन दिशा में भिन्न भिन्न है। बीच में आपको पहले बता चुका हूं, जिससे इनके घटक करते हैं। जो मैं आपको बताया तो मान निकल रहा है बिंदु P पर अल्पांशों के कारण वो परिमाण में समान है लेकिन दिशा में कैसा है, भिन्न है। तो इसके हम लोग क्या करेंगे बेटा, घटक करेंगे। ठीक है ना, यहाँ ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर लेते हैं। लेकिन क्षैतिज घटक दिशा और परिमाण में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि वलय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग बाहर की ओर है। तो बेटा ये कोई वलय है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की ओर आ रही है। बेटा किधर आ रही है, बाहर की ओर, OP डायरेक्शन में। ना OP डायरेक्शन में बाहर की ओर निकल करके आ रही है। संपूर्ण बढ़ने के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो OP डायरेक्शन आउटवर्ड है। ठीक है ना, बाहर की ओर है। तो बेटा ये हमने क्या की, दिशा ज्ञात की और अब क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए तो देखिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखो अब इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है।
इस चित्र की हमें आवश्यकता पड़ेगी बेटा, और हम छोटा सा चित्र बना लेंगे अलग से। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम उसका मान निकालेंगे आवेशित वलय के कारण। जो मान निकल के आता है वो कितना निकल जाएगा उसके अक्ष पर। इससे पहले हमने इसकी दिशा ज्ञात की थी। देखिए मान ज्ञात करना, ठीक है ना। मान ज्ञात करना लिखेंगे, माना वलय की त्रिज्या r है और उस पर आवेश Q है, तब लिखेंगे संपूर्ण वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा अपने पास निकल के आएगी कि, क्योंकि इसमें हम लोग क्षैतिज घटकों को जोड़ रहे हैं आपस में। क्या कर रहे हैं? क्षैतिज घटक जो कि हमारे पास डी cos थीटा और डी E2 cos थीटा को आपस में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो डी cos थीटा समीकरण 1 हो जाएगा। अब बेटे जो अल्पांश हैं वलय पे, जो हमने को अल्पांश लिए थे, उन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो लिखेंगे अल्पांश dq के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए बेटा कितनी आएगी? डी आएगी, कितनी होती है? KQ अपॉन R², समीकरण 2, ठीक है। अब बेटा देखिए हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे? डायग्राम देखो बेटा, कोई चित्र हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। यहाँ तो अल्पांश है हमारे पास, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या होगी r, और यहाँ जो बिंदु P है इसको हमने इससे मिला दिया, ठीक है बेटा। और इस अल्पांश को हमने इससे मिला दिया। यहाँ बिंदु P, ये DE1 और ये DE2, ठीक है बेटा। तो ये थीटा एंगल है और ये 90 डिग्री है, क्लियर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी थी? x, ये कितनी है? r। तो बेटा यहाँ ये त्रिभुज लिया हमने OAP में, देखो बेटा OAP में लिखेंगे त्रिभुज OAP में। बेटा cos थीटा इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? आधार वर्गीकरण x अपॉन r, समीकरण 3। तो समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए बेटा E बराबर आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन D की वैल्यू कितनी है बेटा? K dq अपॉन r², और cos की वैल्यू है x अपॉन r, समीकरण 4, ठीक है बेटा। अब देखिए आवेश घनत्व, तो लैम्डा बराबर होता है dq अपॉन dl। तो बेटा यहां से dq की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी लैम्डा dl। तो बेटा ये वैल्यू भी यहां पर रखते हो, क्या हम लोग
समीकरण 4 में देख लीजिए बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। माना वलय की तरफ जा रहा है और उसके ऊपर आवेशित है Q, तो संपूर्ण वलय के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो बेटा इन घटकों को जोड़ नहीं पा रही है। जो DE cos थीटा है A1 और DE2 cos थीटा है, इन घटकों को जोड़ने के कारण आ रही है। तो हमने इनका इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया आपस में। तो अल्पांश d2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अल्पांश के कारण आप जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो कितनी होती है kq/r²। अल्पांश से dq/r² आ गया। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमने इस तरह का इस्तेमाल किया, cos थीटा बराबर x/r आ गया। ये वाली वैल्यू दोनों उठा करके 2 और 3 की वैल्यू समीकरण 1 में रख दी, ये वाला बन गया। लेकिन देखिए आवेश घनत्व लैम्डा बराबर dq/dl होता है, तो लैम्डा dq की वैल्यू आ गई लैम्डा dl। तो बेटा आगे देखिए, देखिए बेटा फ्रॉम इक्वेशन 4, तो बेटा E बराबर आया था अपने पास इंटीग्रेशन k q/r² और x/r। तो बेटा dq की वैल्यू रखेंगे हम लोग यहाँ पर, इंटीग्रेशन k लैम्डा dl x/r³। ठीक है बेटा, समीकरण हो गया 5। लिमिट लगाने पर, ठीक है बेटा, जो लिमिट लगेगी वो बेटा 0 से 2 पाई लगेगी, क्योंकि सपोज करो ये बल है बेटा, अब यहां से स्टार्ट हुई तो इसकी लंबाई हो गई, तो ये क्या बन गई, परिधि बन गई। और परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है। कितनी होती है, 2 पाई r। तो देखिए लिमिट लगा रहे हैं इसके हम लोग, तो E बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई r के लैम्डा dl/r³ x। तो बेटा इसको बाहर निकालेंगे जो, तो E बराबर आ जाएगा k लैम्डा x/r³ और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई r और dl। तो बड़ा dx dl का समाकलन क्या होगा, l होगा, क्योंकि dx का समाकलन कितना होता है, x होता है। तो E बराबर आ जाएगा बेटा अपने पास k लैम्डा x/r³ और इसका समाकलन आ गया l और लिमिट 0 से 2 पाई r, 2 पाई r, सॉरी 2 पाई r। देखिए पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट k लैम्डा x/r³ और 2 पाई r माइनस का 0। तो यहां देखो बेटा आगे, तो E बराबर आ गया k लैम्डा x/r³ और 2 पाई r। अब बेटा ध्यान दीजिए, जो लैम्डा की जो वैल्यू होती है, यहाँ जो लैम्डा होगा वो q/2 पाई r होगा। क्यों होगा, क्योंकि लैम्डा बराबर होता है q/l। l मतलब लंबाई वलय की जो कितनी होती है, 2 पाई r, की वैल्यू यहाँ रखेंगे k q/2 पाई r r³ x और 2 पाई r। तो 2 पाई r से 2 पाई r क्या हो गई, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E बराबर निकल के आया बेटा kq x/r³। ये हो गया समीकरण 6। बेटा देखिए अगेन त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर
तो बेटा हमें आर की वैल्यू याद करनी है, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा। तो देखिए बेटा आर, यहां जो वैल्यू निकल के आएगी आर की, वो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 यही निकल जाएगी। तो उस डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग बेटा, है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखेंगे, ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो बेटा ये वैल्यू निकल के आ गई क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू निकल करके आ गई आवेशित वलय के कारण उसकी अक्ष पर। अब बेटा इसमें कुछ विशेष कंडीशन होती है, तो देखिए कंडीशन देख लीजिए, इफ एक्स ग्रेटर देन आर, जब x की वैल्यू r से बहुत ज्यादा हो, मतलब केंद्र से p की दूरी बहुत ज्यादा है बजाय त्रिज्या के, तब स्थिति क्या बनेगी, तो बेटा r को छोड़ देंगे, तो E बराबर बनेगा k q x अपॉन r छोड़ देंगे बेटा, तो r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी k q x अपॉन x क्यूब, एक x यहाँ से कट जाएगा, तो E बराबर निकल के आएगा k क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू निकल के आ गई। सेकंड टर्म में बेटा हमारे पास इफ आर ग्रेटर देन एक्स, तब वैल्यू क्या बनेगी, देखिए अब x को छोड़ देंगे, तो E बराबर k क्यूब x अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी k क्यूब x अपॉन आर क्यूब। ये वाली वैल्यू निकल करके आ गई। तो बेटा ये हमारे पास एक समान आवेशित वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप इसको देख लीजिए और इसकी शॉर्ट ले लीजिए। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू।